अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे। तो आज हम लोगों को देखना है अशोक के अभिलेख। इससे पहले हमने मौर्य वंश के तीनों इंपॉर्टेंट राजा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अब हम देखने जा रहे हैं अशोक को। अशोक को भी हमने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जो अशोक के इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं वो आज हमें देखने हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो पहले उन्हें देखिए और उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कीजिए। और हाँ, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट भी कर देना। तो चलिए, अभिलेख जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता दिया था कि जो अभिलेख है, अभिलेख को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अशोक के अभिलेखों को। ठीक है, ये ओवरऑल अभिलेखों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अशोक के अभिलेख मिले वो हमें 3 टाइप्स के मिले हैं। तो इनमें कौन कौन से हैं मैंने आपको लिखा दिए थे नाम। तो पहला है शिलालेख, सेकंड है स्तंभलेख एंड थर्ड इज गुहालेख। गुहालेख का मतलब होता है ऐसे अभिलेख जो गुफाओं में लिखे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है, आप नाम से समझ जाओगे, शिला या फिर शिल और लेख, यानी कि ऐसे लेख जो कि शिल या पत्थर में लिखे गए। हम शिल कहते हैं ना नॉर्मली पत्थर को, तो जो पत्थर में, चट्टान के टुकड़ों में जो लिखे गए हों अभिलेख, उन्हें शिलालेख कहा जाता है। मैंने बताया था कि शिलालेख को भी हमने 2 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड करा है। एक है दीर्घ शिलालेख और दूसरा आता है दीर्घ या बृहद, भी इसे कहते हैं। बृहद बड़ा या दीर्घ दोनों का एक ही मीनिंग होता है, बड़ा। और दूसरा आता है लघु शिलालेख। उसी तरह स्तंभलेख को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, दीर्घ और लघु। लेकिन हम गुहालेख को कोई भी डिवीजन नहीं बताया गया है इसमें। सबसे पहले जो शिलालेख मैंने आपको बताया जो पत्थर में लिखे जाते हैं। अब ये जो दीर्घ और लघु है, इसमें क्यों बांटा गया थोड़ा समझिएगा। कुछ ऐसे अभिलेख जो शिलालेख है हमें मिले हैं जो कि 14 लाइन के हैं, कुछ 7 लाइन के हैं, कुछ 6 लाइन के हैं, कुछ 14 या 12 लाइन के हैं। तो हमने एक चीज देखी, मतलब इतिहासकारों ने, कि जो अशोक के लेख है वो या तो 14 लाइन वाले हैं या 7 लाइन वाले हैं। तो उन्होंने इसके आधार पर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जो 14 लाइन के अभिलेख है उन्हें कह दिया दीर्घ। ये कितने लाइनिंग वाले हैं? 14 लाइन्स। और उन्होंने कहा जो 14 से कम है या फिर जो 7 तक है, 6 है, 5 है, उनको क्या गया लघु। लेकिन मैक्सिमम कौन से मिले? 7 लाइन्स। इसको भी उसी आधार पर बांटा गया, 14 एंड 7 लाइन्स के आधार पर। ठीक है ना, तो इसे कहा गया दीर्घ और इसे कहा गया लघु। अब हमें देखना है कि ये जो दीर्घ शिलालेख है ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट शिलालेख है, उसमें कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि कुछ शिलालेख हैं, जैसे शिलालेख संख्या 1, संख्या 2, मतलब ये जो नंबरिंग दी है, तो नंबर 1 पे कौन सी बातें कही गई है। अच्छा, जो ये शिलालेख है ना, इनमें जो बातें लिखी है वो मैक्सिमम जगह एक जैसी है। कहने का मतलब है, जैसे आपने कोई किताब लिखी, अब वो किताब हमेशा के लिए एक तो रहेगी नहीं, उसकी आप कॉपीज बनाओगे, कॉपीज बना के ओवरऑल वर्ल्ड में बेचोगे या अपने इंडिया में बेचोगे, अपने लोकल जगह में बेचोगे। तो उसी तरीके से अब उस टाइम में तो कॉपीज नहीं बना सकते थे, तो जो एक शिलालेख में लिखी गई बातें थी उसी को अलग अलग शिलालेखों में लिखने के बाद अलग अलग जगह लगाया जाता था। क्योंकि अशोक का मेन मकसद था धम्म का प्रचार करना। कौन सा धम्म? नैतिक धम्म, किसी प्रकार के धर्म का नहीं, एक नैतिक धम्म का वो प्रचार करना चाहते थे। तो उन्होंने इसका प्रचार का माध्यम क्या चुना? अपने अभिलेख। इसलिए अभिलेख, सबसे ज्यादा भारत में अभिलेख दर्ज करने वाले कौन है? अशोक है। तो इन अभिलेखों में क्या क्या बातें लिखी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शिलालेख संख्या 1 यानी कि नंबर 1 पर वो क्या लिखते हैं? 1 पे लिखते हैं पशु बलि पर रोक, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पशु बलि पर रोक, पशु बलि पर रोक, ये पूछा जाता है कि कौन से शिलालेख में कौन सी बात कही गई है। तो शिलालेख नंबर 1 में पशु बलि पर रोक, मैंने आपको बताया था कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में अहिंसा को बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 आर्य सत्य मैंने बताए थे। ये मैंने बौद्ध धर्म और जैनिज्म में अच्छे से कंप्लीट कराया। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो वो जरूर देखिए, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के ही ज्यादा प्रचार कर रहे थे। तो बौद्ध धर्म क्या है इसे जानने के लिए आपको वो क्लास जरूर देखनी चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि पशु बलि पर रोक लगनी चाहिए, यानी कि अहिंसा को कम किया जाए। ठीक है ना, नंबर 1 शिलालेख में उन्होंने ये बात कही। नंबर 2 में क्या लिखते हैं? तो 2 में ये लिखते हैं, इसमें एक तो ये अपने जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी राज्यों के बारे में वर्णन करते हैं। पहले तो पड़ोसी राज्य वर्णन, मतलब जो इनके पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में हमें इसमें देखने को मिलता है। और उसके अलावा इसमें जो पशु है और जो मनुष्य है, दोनों की चिकित्सा संबंधी बातें लिखी गई हैं इन्होंने। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अशोक ने ना नैतिकता को सिर्फ फैलाया नहीं, नैतिकता के लिए कार्य भी किए। जैसे इन्होंने बहुत से अस्पताल खुलवाए,
जगह जगह वृक्ष लगवाए। जो आम रास्ता होता था, सार्वजनिक रास्ता होता था, वहां किनारों में वृक्ष लगाए जाते थे। इसके पीछे मेन मकसद ये होता था कि अगर कोई भी राहगीर है जिसको थकान है, गर्मी लग रही है, तो वो कम से कम थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे बैठकर रिलैक्स कर सके। और कुछ ऐसे वृक्ष थे जो फल वाले थे, तो फल भी खा सकता था। और तीसरा, अस्पताल खुलवाए ताकि लोगों को चिकित्सा आसानी से उपलब्ध हो सके। और साथ ही इन्होंने बहुत से नैतिक विचार भी फैलाए, जैसे इन्होंने कहा कि अपने से बड़ों का आदर कीजिए, अपने माता पिता का आदर कीजिए, अपने रिश्तेदार ब्राह्मणों को हमेशा दान दीजिए। तो ऐसी चीजें भी इन्होंने लिखी है। तो इसमें क्या करा है, एक तो इसका वर्णन करा है, प्लस मनुष्य तथा पशु चिकित्सा का वर्णन। ठीक है ना। उसके अलावा किसका वर्णन किया है, मनुष्य और पशु चिकित्सा का वर्णन, नंबर 2। अब हमें सारी संख्या नहीं दिखनी, जो इंपॉर्टेंट है वो दिखनी है। अब हमें तीसरा नहीं दिखना, अब है चौथा। अच्छा, ये जो मैं नंबर लिखा रही हूँ 1 2 3, सिर्फ संख्या नहीं लिखवा रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ कि संख्या 1 यानी कि किसकी संख्या, शिलालेख संख्या 1। तो आप इसको 1 2 3 4 क्रम संख्या मत समझिएगा, ठीक है ना। ये शिलालेखों की संख्याएं हैं, मतलब उन्होंने जो शिलालेख लिखे उसमें नंबर 1 पे क्या लिखा है, नंबर 2 पे क्या लिखा है, वो चीज है। तो नंबर 2। अब नंबर 4 हमें देखना है, 3 को नहीं। तो इन्होंने 4 में जो है धम्म घोष की चर्चा की गई। मैंने बताया था ना कि धम्म मतलब कि एक नैतिक धर्म को प्रचार करना चाहते थे। तो इन्होंने भेरी घोष की जगह, भेरी घोष की जगह धम्म घोष का वर्णन। तो इन्होंने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की वर्णन किया कि धम्म को फैलाइए। भेरी मतलब कि नॉर्मल, जो आप मतलब ये नहीं कि आपका कौन सा धर्म है वो नहीं, यानी कि नैतिकता को फैलाना। संख्या 5 में क्या कहा गया, ये धम्म से रिलेटेड है। इसमें इन्होंने धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात की है। धम्म महामात्र कौन है, मैंने आपको बताया था, ये लोग नैतिकता को प्रचारित करना था। तो ये जो नैतिक धर्म है, इसको प्रचार करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो चाहिए है। अब वो जो व्यक्ति है वो कौन है, और उन पर जो कंट्रोल करके, क्योंकि कोई भी कार्य है, कोई भी कार्य को करने के लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी दी जाती है। तो जो धम्म का प्रचार करने वाले मंत्री होते हैं, ठीक है ना, धम्म का प्रचार करने के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी, तो उन मंत्रियों को कहा जाता था महामात्र। तो इसमें लिखिएगा, नंबर 5 में लिखा है धम्म महामात्र, यानी कि धम्म को प्रचार करने वाले मंत्री। धम्म महामात्र की नियुक्ति का वर्णन, की नियुक्ति का वर्णन, कि आखिर उनका हम नियुक्ति किस प्रकार करेंगे, यानी कि इन लोगों की नियुक्ति किस आधार पर होनी चाहिए। तो धम्म महामात्र में आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, धम्म को प्रचारित करने वाले मंत्री। ब्रैकेट में लिख दीजिए, धम्म का प्रचार करने वाले मंत्री। ठीक है मैडम, ये नई आई हुई चीज है, ये इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं हटा रही हूँ। ओके, बहुत ही कम हो जाएगा। लिख लिया। अब हमें देखना है संख्या 11। ठीक है, संख्या 11। 11 में इन्होंने जो धम्म है, धम्म की व्याख्या की है। आखिर धम्म क्या है, धम्म में क्या चीज है बताएंगे, क्योंकि उस टाइम में सबको नहीं पता व्हाट इज धम्म। तो इन्होंने धम्म की व्याख्या की है, धम्म को बताया। तो शिलालेख संख्या 11 में क्या है, धम्म की व्याख्या। अब 13 को वेरी इंपॉर्टेंट करना है आपको, 13 वाले को वेरी इंपॉर्टेंट लिखिएगा। इसमें इन्होंने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, वो ही कलिंग युद्ध जिसके बाद इन्होंने धम्म की शुरुआत की, यानी कि युद्ध की जगह धम्म की शुरुआत की थी, कलिंग युद्ध का वर्णन। ठीक है ना, तो जल्दी से लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। 13वां वाला है कलिंग युद्ध का वर्णन है इसमें। ठीक है, अब जो 14वां है 14th लाइन में इन्होंने बताया है कि जो अभिलेख है, अभिलेख लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है इनका। तो अभिलेख का उद्देश्य क्या, कि क्यों इनको अभिलेख लिखने थे। तो फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये इतने तक ही है शिलालेखों में। ठीक है ना, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमें चलना है स्तंभ लेखों की तरफ। स्तंभ लेख में इनके नाम देखने। अच्छा, स्तंभ लेख क्या होता है, स्तंभ मतलब जो पिलर्स होते हैं। आपने पिलर देखोगे, जब भी कोई छत बनानी होती है, कोई भी घर बनाना होता है, तो घर के बीच में आपने देखा होगा इस टाइप के पिलर लगे होते हैं, उसके ऊपर छत बनती है, तो इनको कहते हैं स्तंभ। स्तंभ मतलब पिलर। आपने बहुत सी जगह ये देखे होंगे, जैसे कोई अगर हॉल है, हॉल में ज्यादा लगे हुए होते हैं इस टाइप के पिलर्स। तो इनमें भी जो है अशोक ने बहुत से अभिलेख खुदवाए थे, और इनको सार्वजनिक स्थानों पर स्थापना करवाते थे, ताकि लोग आते जाते इनको पढ़े और इनके बारे में समझो और इनके अकॉर्डिंग ही चले। ठीक है,
नाम देखने की कौन कौन से स्तंभ लेख इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें तो हमने संख्या के अकॉर्डिंग देखना उन्होंने क्या लिखा है, इसमें हमें नाम देखने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट, लगभग जो चीजें इसमें लिखी है ना वही चीजें इसमें भी लिखी गई है, लेकिन इनमें कौन सी जगह में स्थापित है ये हमें देखना है। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट और फेमस आता है दिल्ली मेरठ और दिल्ली तोपरा अभिलेख। तो लिखिएगा, मैं एक बार इसको मिटा दे रही हूँ, ठीक है। तो पहला लिखना है दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ व दिल्ली तोपरा अभिलेख, दोपरा स्तंभ लेख। इसका मतलब ये है ना, ये दिल्ली दिल्ली दोनों जगह नाम क्यों आ रहे हैं, और इन चीजों को अभी एक बार के लिए आप मत देखो, दिल्ली सिर्फ ध्यान दो मेरठ और तोपरा। जब अशोक ने ये स्तंभ लिखवाए थे या इसको खुदवाया था, तो ये सबसे पहले मेरठ में थे और तोपरा में थे, मेरठ और तोपरा स्थान पे इसको लगवाया था, लेकिन बाद में इसको दिल्ली लाया गया, तो इसी वजह से इन दोनों के आगे दिल्ली वर्ड दिया। अब इसे दिल्ली लाने वाला शासक का नाम बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आपको वेरी इंपॉर्टेंट करना है कि इन दोनों अभिलेखों को दिल्ली में किसने स्थापित करवाया। तो लिखिएगा फिरोज शाह तुगलक, इनके बारे में हम जो अभी मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक, तो इनका नाम याद रखिएगा, जब मैं ये तुगलक वंश पढ़ाऊंगी और इनके बारे में पढ़ाऊंगी तब भी मैं ये चीज का जिक्र करूंगी, तो अभी से आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इन्हें दिल्ली लाया गया, दिल्ली लाया गया। तो किसने स्थापना करी दिल्ली में, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट अभिलेख का नाम है प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख। इसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ का है, प्रयाग, प्रयाग बोले तो कहाँ आपके इलाहाबाद, प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख यानी कि कहाँ पर स्थापित, प्रयाग में, लेकिन ये असल में पहले प्रयाग में नहीं था, इसका पहले नाम था कौशाम्बी अभिलेख। तो पहले इसका पूर्व नाम लिखो, पूर्व नाम, पूर्व नाम कौशाम्बी शिलालेख का पूरा लिखिएगा, इसका पूर्व नाम कौशाम्बी शिलालेख। यानी कि सबसे पहले अशोक ने इसे कहाँ पे स्थापित किया था, कौशाम्बी में, लेकिन कौशाम्बी से इसे कहाँ लाया गया, प्रयाग, प्रयाग मतलब कि इलाहाबाद, इलाहाबाद में इसे लाया गया था। तो इलाहाबाद में लाने वाले शासक कौन है, तो अकबर, तो मुगल काल के ही शासक है अकबर। अकबर का नाम शायद सभी ने सुना होगा, बहुत ज्यादा फेमस शासक है। तो लिखिएगा अकबर लिखा है, लिखना प्रयाग में इसे, प्रयाग में इसे अकबर ने स्थापित किया। अकबर ने स्थापित किया का मतलब ये मत समझिएगा कि अकबर ने लिखा है, लिखा अशोक के द्वारा ही है, लेकिन इसे कौशाम्बी में था, लेकिन कौशाम्बी से प्रयाग गया, जैसे ही दिल्ली तोपरा को दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है ना। इसे लिखिए, अब मैं मिटा लिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अभिलेख का नाम लिखिएगा रुमिन देई अभिलेख, रुमिन देई अभिलेख। इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रुमिन देई अभिलेख, अभिलेख में जो है अशोक ने बुद्ध के जन्म स्थान का यात्रा की थी। तो इस अभिलेख में बताया गया है कि लिखना, इसमें अशोक द्वारा, इसमें अशोक द्वारा बुद्ध का, बुद्ध जन्म स्थल, इसमें अशोक द्वारा बुद्ध जन्म स्थल लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ है, मैंने ये ऑलरेडी पढ़ाया है, लुम्बिनी नेपाल। लिखना, इसमें अशोक द्वारा बुद्ध जन्म स्थल लुम्बिनी नेपाल में, इसमें अशोक द्वारा बुद्ध जन्म स्थल लुम्बिनी नेपाल की यात्रा का वर्णन है। यानी कि अशोक ने यहाँ बुद्ध के जन्मस्थल लुम्बिनी में यात्रा की थी, और यात्रा करने के बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर करी थी, उसे लिखना। यात्रा के बाद, अब लिखिएगा, यात्रा के बाद अशोक ने लुम्बिनी में, यात्रा के बाद अशोक ने लुम्बिनी में जो भूकर था उसे 1/8 कर दिया था, लिखना, भूकर 1/8 किया, व जो धम्म कर था उसे माफ कर दिया, धम्म कर 0 या माफ कर दिया। यानी कि इस क्षेत्र में जो धम्म कर दिया जाता था उसको बिल्कुल 0 कर दिया गया, और जो भूकर था वो 1/8 कर दिया गया। जबकि अन्य राज्यों में ये भूकर 1/6 हुआ करता था, लेकिन नेपाल के लिए ये कर कितना करा गया, 1/8, ठीक है ना। इसको फटाफट से लिखिए, फिर एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और देखनी है हमें।
अब एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखिएगा कि अशोक ने अपने सारे अभिलेखों में स्वयं को एक नाम दिया गया है, वो देवानप्रिय या प्रियदर्शी। ये बहुत बार पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट करना है कि देवानप्रिय प्रियदर्शी किसे कहा गया है। तो लिखिएगा अशोक ने स्वयं को, लिखते जाइए मैं बता रही हूँ, अशोक ने स्वयं को अपने अभिलेखों में, स्वयं को अपने अभिलेखों में देवानप्रिय, देवानप्रिय का मतलब क्या होता है, देवानप्रिय का मतलब होता है जो देवता का प्रिय रहा हो, देवता का प्रिय, देवानप्रिय तथा प्रियदर्शी, प्रियदर्शी जिसको देखने से प्रेम हो, मतलब कि जो देखने में बहुत ज्यादा प्यारा हो। तो देवानप्रिय या प्रियदर्शी भी इसे कहा गया है, या प्रियदर्शी। तो देवानप्रिय और प्रियदर्शी कहा गया है। अशोक ने स्वयं को अपने अभिलेखों में देवानप्रिय और प्रियदर्शी कहा गया है। लेकिन सिर्फ 4 ऐसे लघु अभिलेख है जिसमें हमें अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है, वरना हर अभिलेख में उन्होंने खुद को या तो देवानप्रिय का या प्रियदर्शी। तो लिखिएगा 4 ऐसे अभिलेख हैं, 4 ऐसे लघु अभिलेख हैं, 4 ऐसे लघु स्तंभ लेख हैं या अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। उन अभिलेखों का नाम लिखिएगा मस्की, गुर्जर, नेट्टूर और उदेगुलम, उदेगुलम। तो ये 4 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक। मस्की, गुर्जर, नेट्टूर, उडेगुलम, 4 लघु शिलालेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मस्की, गुर्जर, नेट्टूर, उडेगुलम, वेरी इंपॉर्टेंट करना, यहाँ से भी बहुत बार सवाल बना है, यहाँ से भी सवाल बना है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, ये शायद मैंने आपको कराया नहीं है, ये नहीं कराया, मुझे याद नहीं है, लेकिन अभिलेख की भाषा क्या है, अशोक ने जो ये अभिलेख लिखवाए थे वो कौन सी लैंग्वेज में लिखाए, इसको लिखे मैं एक बार मिटा रही हूँ। भाषा लिखिएगा प्राकृत, शायद इनकी प्राकृत, लेकिन लिपि, लिपि अलग अलग है। खरोष्टी, ब्राह्मी, अरमाई, ये है लिपि और भाषा है प्राकृत। अब एक चीज, एक दो चीजें और लिखने की, कौन से अभिलेख में अभिलेख स्वयं को अशोक ने क्या कहा है, या कौन से अभिलेख में कौन सी बात कही गई है। जैसे कि जो लघु शिलालेख मैंने अभी बताया था मस्की, मस्की में ये खुद को क्या कहते हैं लिखना, मस्की में अशोक ने स्वयं को, अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य कहा, वेरी इंपॉर्टेंट करिए, बुद्ध शाक्य कहा। बुद्ध शाक्य का मतलब है कि मैंने आपको बताया था जो बुद्ध है वो शाक्य वंश के रहने वाले थे, तो अशोक ने भी खुद को क्या कहा है, बुद्ध शाक्य का। यहाँ पर से थोड़ा सा फास्ट होगा तो आप थोड़ा सा फटाफट लिखिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस समझने में कोशिश करिए। जो इसमें जो भाबरू शिलालेख है, जो भाबरू अभिलेख है, भाबरू, ये जो भाबरू अभिलेख है ये राजस्थान में है। कहाँ स्थापित किया गया है, राजस्थान में। भाबरू शिलालेख जो है ये राजस्थान का है और सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। इसमें लिखना ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप लिखते चाहिए, इसमें अशोक ने, इसमें अशोक ने बुद्ध व धम्म में आस्था व्यक्त की है, बुद्ध व धम्म में आस्था व्यक्त की। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि जो अशोक है, माना जाता, बहुत से इतिहासकार ये कहते हैं कि अशोक ने कोई भी धर्म को नहीं अपनाया था, बस उन्होंने जो बौद्ध धर्म की पॉजिटिव चीजें थी उनको फैलाया था। लेकिन ये एक ऐसा भी देखिए जिसमें बताया जाता है कि अशोक ने स्वयं को बुद्ध को और धर्म के प्रति अपने आप को समर्पित बताया था, या फिर उनके प्रति अपनी आस्था को व्यक्त किया था। ठीक है, इसको एक बार फटाफट लेके फिर मैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं मिटा रही हूँ। तो गुहालिक, गुहालिक का मतलब होता है ऐसा अभिलेख जो कि गुफाओं में लिखे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक दो अभिलेख का नाम याद रख लो, वो भी कभी आ गया तो, वरना अदरवाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सुदामा गुफा और एक कर्ण चौपड़, सुदामा गुफा और कर्ण चौपड़, बस ये दोनों नाम रखिएगा यार।
ठीक हो गया। तो यहाँ पर इनके अभिलेख भी कंप्लीट होते हैं। अब एक लास्ट चीज जो हमें देखनी है, मैंने आपको बताया था जो इनका प्रांत है, जो अशोक का प्रांत है, अशोक के प्रांत को पांच, जो इससे पहले मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अशोक का प्रांत चार भाग, सॉरी मौर्य का काल चार भागों में बांटा था। मैंने बताया था इन्होंने ओवरऑल उत्तर भारत में और दक्षिण भारत के भी मैक्सिमम स्टेट में इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। मतलब इनके अंतर्गत बहुत बड़ा क्षेत्र आता था, इवन पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला भी। मैंने आपको भी बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, जब सैल्यूकस से युद्ध हुआ था तो उन्होंने दहेज में चार क्षेत्र भी प्राप्त हुए थे, अफगानिस्तान वाले। तो जो इनके जो प्रांत है, प्रांत मतलब राज्य, तो राज्य को उस टाइम में चार भागों में बांटा था। लेकिन कलिंग को जीतने के बाद इनके पांच टाइप हो गए। तो लिखिएगा अशोक के समय में मौर्य प्रांत, अशोक के समय में मौर्य प्रांत, आप इस तरीके से बनाइएगा। सबसे पहले थे उत्तरापथ, इसका नाम दिया गया था उत्तरापथ, इसका नाम दिया गया था दक्षिणापथ। तो इनके राजधानियों को खास तौर पर आपको याद रखना है। जो उत्तरापथ है, उत्तरापथ मतलब सबसे उत्तर, सबसे उत्तर पे इनका कौन सा राज्य रहा होगा, मैंने आपको बताया था पाकिस्तान वगैरह वाला ही सबसे उत्तर में आएगा। तो सबसे उत्तर में था तक्षशिला, मतलब इसकी राजधानी थी तक्षशिला। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। जबकि जो दक्षिणापथ है, दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी। इसके उत्तरापथ के तक्षशिला, दक्षिणापथ के स्वर्णगिरी, और इस स्टेट में मतलब इस जगह में जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। उज्जैन राजधानी थी अवंती की। तो यहाँ वाला क्षेत्र कौन सा, ये कौन सा प्रांत था, अवंती। मैंने बताया था ना अवंती को भी जीत लिया था। अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन। अवंती की राजधानी उज्जैन। और जो ये वाला क्षेत्र था ये वो है जैसे अशोक ने मिलाया था। तो लिखना ये है कलिंग। कलिंग कहाँ है, उड़ीसा। इसकी राजधानी क्या है, तोसली। इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि इस प्रांत को अशोक के द्वारा स्थापित किया गया, या इस प्रांत को अशोक के द्वारा जोड़ा गया। ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रांत है जिसे अशोक ने अपने प्रांत में जोड़ा, या अशोक ने कौन से नंबर का प्रांत जोड़ा। ये पांचवा था, चार ऑलरेडी जुड़ चुके थे। अब ये मध्य वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो प्रांत था वो है प्राची, और इसकी राजधानी है पाटलिपुत्र। ठीक है ना। तो ये पांच प्रांतों में बटा हुआ था पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मौर्य काल का आखिरी एक और चीज रह गया, मौर्य काल का प्रशासन। प्रशासन एक बार देख लेते हैं कि ये प्रशासन किस प्रकार से बटा हुआ था। प्रशासन में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, लेकिन कुछ ऐसे अध्यक्ष हैं, कुछ मंत्री हैं, वो मंत्री कौन सा काम करते थे ये आपको जरूर में ध्यान रखना है। प्रशासन हेडिंग डालिएगा प्रशासन, हेडिंग डालिएगा प्रशासन, उसमें लिखना राजा मदद हेतु, राजा की मदद हेतु 18 पदाधिकारी होते थे। 18 पदाधिकारी, राजा की मदद के लिए 18 पदाधिकारी, ऊपर से लिखना मौर्य प्रशासन। ठीक है, 18 पदाधिकारी होते थे। क्या कहा जाता था, महामात्य, महामात्य या तीर्थ, मतलब कि मंत्रीगण आप समझ लो। जैसे वर्तमान में हम लोग मंत्री नाम लेते हैं ना, मंत्रीगण या मंत्रिमंडल, हम वर्तमान में कहते हैं मंत्री स्तर, मंत्रिमंडल। तो उस टाइम में ये जो होते थे इनका नाम क्या होता था, महामात्य या तीर्थ। ये कौन है, पदाधिकारी। अब कौन कौन से पदाधिकारी उनके बारे में लिखिएगा। सबसे पहले एक लिखिएगा सूनाध्यक्ष, सूनाध्यक्ष। ये होता था बूचड़ खाने का अध्यक्ष। जो बूचड़ खाना, बूचड़ खाना क्या होता है, बूचड़ खाना ऐसे क्षेत्र होता है जहां पर को पशु को काट के उसका मांस बेचा जाता था। मतलब बूचड़ खाना वो जहाँ पे पशुओं की बलि दी जाती थी या पशुओं को काट कर उनका मांस बेचा जाता था। तो बूचड़ खाना अध्यक्ष। नेक्स्ट लिखना व्यवहारिका। ये होता था दीवानी न्यायालय का प्रमुख। अब दीवानी न्यायालय क्या होते हैं, पहले देखो, दीवानी न्यायालय का अध्यक्ष या दीवानी न्यायालय का प्रमुख। दीवानी न्यायालय ऐसे न्यायालय होते हैं जहां पर को पैसों से संबंधित मामले देखे जाते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार के हत्या वाले मामले नहीं, मतलब चोरी, पैसों से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो दीवानी न्यायालय में देखे जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ये वर्तमान में भी है, वर्तमान में भी दीवानी न्यायालय में पैसे संबंधी मामले देखे जाते हैं। और जो फौजदारी न्यायालय होता है वहां पर को जो हत्या से संबंधित वाले अन्य आपराधिक होते हैं, अपराध वाले, जो खतरनाक अपराध वाले, वो देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन है, दीवानी न्यायालय का अध्यक्ष। लिखना अकाराध्यक्ष, अकाराध्यक्ष। अकाराध्यक्ष जो होता था, जो खान होती थी, खान, खानों का अध्यक्ष। ये खान क्या होता है, खान मतलब कि जहां पर आप लोग गड्ढा करके बहुत से जेवरात और बहुत सी धातुएं निकाली जाती है ना, जो खानें खोदी जाती है, खानों के नीचे बहुत से अमूल्य धातुएं मिलती है, तो उन खानों का अध्यक्ष होता था। मतलब खान खुदवाना, खानों के बारे में देखना, ये सारे काम कौन करता था, अकाराध्यक्ष। ठीक है। अब पोतवाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष। ये नाम से लग रहा होगा पोत, यानी कि पोत का होगा, लेकिन ये पोत का नहीं है। ये होता था माप तोल का अध्यक्ष, जो माप तोल को देखता था, माप तोल का अध्यक्ष।
कि मतलब माप तोड़ सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन सा माप किसके लिए यूज होना चाहिए, ये सारी चीजें देखता था पोतवाध्यक्ष। नेक्स्ट है शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष जो होता था ये व्यापारियों का प्रधान होता था। व्यापारी प्रधान मतलब व्यापारियों का ना इस टाइम में एक गण होता था। गण मतलब होता था जितने भी व्यापारी लोग हैं उन लोगों की एक समिति समझ लो, उसमें जो प्रमुख होता था वो होता था शुल्काध्यक्ष, जो व्यापारियों से संबंधित नियम बनाएगा, उनको नियम समझाएगा, ये सारे काम करता था। नेक्स्ट है सूराध्यक्ष। सूराध्यक्ष शायद आपको नाम से समझ में आ जाएगा। सूराध्यक्ष, सूर मतलब होता है मद्यपान, तो ये मद्यपान का अध्यक्ष होता था। मद्यपान अध्यक्ष, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब एक दो और रह गए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक लिखिएगा आप सन्निधाता, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करना, सन्निधाता। ये जो होता था ये कोषाध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष मतलब कि जो सन्निधाता होता था, जो कोष होता था, मतलब कि जो राजा का एक कोष होता था जिसमें जितना भी पैसा है, जो भी कर है, वो टैक्सेस रखा जाता था, तो उसको देखने वाले एक तरीका वित्त मंत्री समझ लो, सन्निधाता। इसी से संबंधित एक और था जिसका नाम था समाहर्ता। ये जो है ये कर को इकट्ठा करने वाला अध्यक्ष था, तो लिखना कर इकट्ठा करने वाला। अध्यक्ष समाहर्ता, कर इकट्ठा करने वाला, इन दोनों को वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। अब आपको एक दो मुझे कर बताने कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कर यहाँ पर को लगाए जाते थे। मैं इसको बिठा रही हूँ। एक कर का नाम लिखिएगा आप, सीता। सीता कर, जो सीता कर है आप ही सोचो, सीता कर मतलब कि जो भूमि, सीता को माना जाता है ना भूमि से निकली थी, तो ऐसे समझ लीजिए सीता कर यानी कि भूकर। सीता कर होता था आपका भूकर। सीताकर को थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। तो सीताकर भूकर, उसके अलावा अन्य प्रकार के भी कर थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको लिखा दिया। अब एक लास्ट चीज कि कौन सा अंतिम शासक था मौर्य साम्राज्य का, कब मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मतलब मौर्य साम्राज्य कब समाप्त हो गया था, ये देखना है। तो लिखिएगा 185 ईस्वी पूर्व में, सॉरी 185, हाँ 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का, आप अंतिम कर देना ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक लिखेगा बृहदत्त। 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या उसका सेनापति, उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग कर देता है। लिखिएगा 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग करता है, तथा अकाउंटिंग रेशियो, शुंग वंश की स्थापना, तथा शुंग वंश की स्थापना करता है, तथा शुंग वंश की स्थापना करता है। इसको आप पूरा लिख लीजिएगा, अभी मरगर भी स्लो हो चुका है, तो आप फटाफट से इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है मौर्य वंश। इसमें देखा जाए तो बहुत सी चीजें हैं अभी देखने के लिए। अच्छा एक दो चीज और है, जैसे कि आपको मैं कल लिखवा दूंगी, मुझे या वो मैं आपको कल करवा दूंगी। जो स्तूप है, 2-3 स्तूप है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो सारनाथ का है उसको दिखा देंगे, अब मैं आपको कल बता दूंगी उसके बारे में, स्तूप क्या होता है ये सब कुछ। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना। वैसे मौर्य वंश में बहुत कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने सिर्फ उतना बताया है। जो भी फैक्चुअल चीजें आपकी आती है वो फैक्चुअल चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। ये सारे एग्जाम के लिए होगा आपके, खासकर ग्रुप सी का एग्जाम, जो भी आपका अग्निवीर का एग्जाम आएगा, पीसीएस के एग्जाम के लिए भी ये बहुत से इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप पीसीएस यूपीएससी के लिए पढ़े तो थोड़ा सा और हाई लेवल के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो बहुत से फैक्चुअल सवाल है वो यहाँ से भी बनते हैं, तो आपको इनको अच्छे से देख लेना है, अच्छे से नोट्स बना लेने हैं। अब कल हम लोग देखेंगे उत्तर मौर्य काल, ठीक है। यहाँ पे मौर्य काल हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो कैसे, क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना, इसे जरूर से सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और हाँ, जो हमने इस संडे भी मैंने अपना पार्ट 2 डाला था पार्लियामेंट जाने का, तो अगर आपको मेरे आगे की जो भी जर्नी बच गई थी देखनी, वो अगर आपको देखनी है तो जल्दी से जाके देख लीजिए। मैंने इसी संडे को डाल दिया चर्चा परिचर्चा में पार्ट 2, तो उसे जाके देखिएगा कि पार्लियामेंट में आगे कैसे मैं पहुंची और कैसे वहां सब कुछ हुआ, वो सब कुछ मैंने आपको डिटेल्ड में बताया है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।